Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 of class 12th Geography and the name of chapter is Human Development. इस चैप्टर के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे या उन जरियों के बारे में पढ़ेंगे जिससे एक व्यक्ति का या समाज का या ह्यूमन बीइंग का विकास होता है और कैसे फिर देश का विकास होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क समझ लीजिएगा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ताकि चीज़ें क्या हो जाएं समझने में आसान। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, जैसे 2 ब्रिज बने या 2 नई फैक्ट्री लगी, ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, इतने लोग और पढ़े लिखे हो गए, या फिर कह सकते हो कि एक व्यक्ति का इतना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल वो बना, उसने इतनी स्किल्स सीखी। तो अब उसने स्किल सीखी तो स्किल क्या है, क्वालिटेटिव चीज़ है। तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। इट में हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। इसके पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अब जैसे पॉजिटिव क्या, मान लो एक डैम बनने लग रहा है तो पॉजिटिव साइन ये है कि भाई इरिगेशन का पानी मिल जाएगा, और नेगेटिव साइन क्या है कि भाई जमीन जाएगी बहुत ज्यादा उसमें। तो ग्रोथ के पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। या एक और एग्जांपल ले लो, कोई फैक्ट्री लग रही है, अब वो क्या है, पॉजिटिव साइन है कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, और नेगेटिव साइन क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए अच्छा ही है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अब देखो, अगर ग्रोथ पॉजिटिव है, मान लो जैसे हाईवेज बन रहे हैं या फैक्ट्रीज लग रही है, ठीक है, फैक्ट्रीज लगी, ग्रोथ हुई, पॉजिटिव चीज है, पर डेवलपमेंट जरूरी है लोगों का हो। क्या पता वो फैक्ट्रियां पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रही हो तो लोगों के हेल्थ इश्यूज होंगे। तो डेवलपमेंट जरूरी हो ऐसा नहीं है जब अगर पॉजिटिव ग्रोथ है, पर डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ। अब जब डेवलपमेंट कब होता है, जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है। जैसे नए नए स्कूल्स बन रहे हैं तो अब लोगों का विकास होगा कि लोग उसमें पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट होकर व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, पर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। अब एक शहर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, जैसे वक्त बीता, वी से द सिटी हैज ग्रोन। हम क्या कहेंगे कि भाई शहर बढ़ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन अब 1 लाख से 2 लाख हो गई। ये ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, इफ अ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन रिमेन द सेम, देन नो डेवलपमेंट। अगर हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज सेम है तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा, पर अगर इनमें नई नई चीजें आएंगी तो डेवलपमेंट होगा, लोगों को नया नया सीखने को मिलेगा, स्किल्स डेवलप होगी। बेसिकली डेवलपमेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड है या क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन कैपिटल से। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन कैपिटल चैप्टर। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक बच्चा पैदा हुआ, वो टिल हिज डेथ और हर डेथ ही और शी विल लर्न, वो डेवलप होता रहेगा। फिजिकल एक एज तक होता है, उसके बाद मेंटल और एक्सपीरियंसेस से हम डेवलप होते रहते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कई दशकों तक जो एक देश का विकास है वो किस टर्म में मेजर हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, या ग्रोथ कंसेप्ट है क्या। इट मीन्स बिगर द इकोनॉमी द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड। जो देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा उस देश को डेवलप्ड माना जाएगा। एग्जाम्पल, अमेरिका का जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इंडिया का 3 पॉइंट समथिंग। तो अमेरिका इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया। तो ये चीज, इकोनॉमी जितनी बड़ी, अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी, वो देश उतना डेवलप्ड। दिस ग्रोथ वाज नॉट इफेक्टेड ऑन द पीपल्स लाइफ। इससे लोगों के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, ठीक है। द साउथ एशियन अगर देश में तो सब लोगों की मिलके निकलती है अर्थव्यवस्था। नेशनल इनकम तो टोटल इनकम अर्न बाय पॉपुलेशन करके निकालते हैं ना।
तो अगर 3-4% लोग ही सारा पैसा कमा रहे हो तो इट मीन्स दैट कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, पर इन रेस्पेक्टिव वो तो वहां तो 97 या 96% लोग तो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो ये चीज, दिस ग्रोथ वाज नॉट इफेक्टेड ऑन द पीपल्स लाइफ। टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, नोबेल प्राइज भी मिला इन्हें। एंड अमर्त्य सेन इंडिया से हैं। इंडिया में आज तक 2 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। पहले अमर्त्य सेन थे, दूसरे कौन है? अभिजीत बैनर्जी, जो अमेरिका के रेजिडेंट है, वहां पे रहते हैं। टोल्ड टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, तो महबूब अल हक और अमर्त्य सेन जी ने दोनों ने किस पे बात की? पीपल्स के लाइफ को सुधारने के उस पे, जैसे बेसिक फैसिलिटीज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, ये सब उन्हें देना चाहिए। इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दीज एरियाज, अगर लोगों की खुद की क्षमताएं नहीं हैं इन सब चीजों को अफोर्ड करने की, देयर चॉइस आल्सो गेट लिमिटेड, तो फिर उन्हें लिमिटेड चॉइस में चुनना होगा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है ना पर्याप्त। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अमीर हो जाऊं अगर, तो मेरे पास हजारों चॉइस है कि मैं अपने चाइल्ड को किसी भी स्कूल में पढ़ा लूं अच्छे से अच्छे में, पर अगर मेरी कमाई बहुत कम है, सर्वाइवल जितनी है, तो फिर मेरे पास लिमिटेड चॉइस है। अब जिसकी सर्वाइवल जितनी भी कमाई नहीं है, उसके लिए कौन स्टैंड करता है? पब्लिक सेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट। वहां पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। और आप देख लो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया, आर्टिकल 21 के ए में डाला एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को, या फिर आर्टिकल 24 फैक्ट्री में 14 साल से कम बच्चों पे काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये सब लॉज किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उस पर पैसा तो नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो वो डॉक्टर कहाँ से बनेगा? बिकॉज हर चॉइस हैज गेट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस बच्चे के पास संसाधन क्या है? लिमिटेड है, तो इसलिए वो नहीं बन पा रहा है जो चीज वो बन सकता था। अब ऐसे में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है यहाँ पे। अगर आप समझो, गवर्नमेंट ही तो फिर ऐसे में कॉलेजेस बनाती है ताकि डिप्राइव्ड सेक्शन या ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दी पॉलिसीज विच द अदर्स आर गेटिंग। द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट 4 आयाम्स पे निर्भर है। These 4 pillars are equity, sustainability, productivity and empowerment. These are the 4 pillars जिस पे एक व्यक्ति का विकास निर्भर होता है या समाज में सभी लोगों का विकास निर्भर है। इक्विटी, अब ये भी नहीं कि डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति का हो जाए और बाकी सब ऐसे रह जाए ना, डेवलपमेंट सबका इक्वल वे में हो, ताकि लोगों के बीच में जो डाइवर्सिटीज हैं वो क्या कर सकें, वो हैवी ना हो और कन्फ्लिक्ट्स ना पैदा करें, क्योंकि लोग इक्वल लेवल पे होंगे ना। इसलिए तो आर्टिकल 14 डाला, या आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी को ही तो प्रमोट करता है। तो रेफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 16 लिख लेना यहाँ पे, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 16 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू एवरीबडी, हर किसी का हक है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। जेंडर, रेस, आर्टिकल 15 लिख लेना यहाँ पे, जेंडर रेस के पास। इनकम एंड इन द इंडियन केस कास्ट के नाम पे भी भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15, या फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है सर, अगर आप देखो ज्योग्राफी हो चाहे सोशियोलॉजी हो, अगर आप इस तरह आर्टिकल से उसको जस्टिफाई करोगे ना अपने आंसर को, टीचर समझ जाएगा कि भाई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी दे दी और फिर खत्म ना, कंटिन्यूअस वे में हमें अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को देनी है। रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन द वे दैट आवर जनरेशन कैन आल्सो यूज इट। कहने का मतलब है रिसोर्सेज का उपयोग सस्टेनेबल वे में करेंगे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी संसाधन बच सके, क्योंकि धरती के पास संसाधन लिमिटेड है और धरती ने हम सबको संसाधन लिमिटेड दिए हैं। तो वी शुड यूज देम इन अ प्रॉपर वे ना, सो दैट फ्यूचर जनरेशन में गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। अब देखो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है
जैसे आप सब लोग ह्यूमन कैपिटल बनने लग रहे हैं, तो उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, जो इलिटरेट व्यक्ति है। और आप सैलरीज में भी अंतर देख सकते हो, एजुकेटेड पर्सन अर्न मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन नॉर्मली, एक्सेप्शंस तो हर जगह है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी को और अच्छा बनाता है, सोसाइटी में एक फॉर्मलाइजेशन आता है, ठीक है ना। They must provide better knowledge and health facilities ultimately leads to better work efficiency। अब जिस व्यक्ति के पास बढ़िया ज्ञान होगा, बढ़िया हेल्थ होगी, बढ़िया न्यूट्रिशनल लेवल होगा, वो व्यक्ति जाहिर सी बात है उसके काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वो काम ज़्यादा करेगा। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड भी है, वो जॉब पे जा रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो बीमार है, या उसको हर दूसरे दिन ट्रीटमेंट लेने जाना पड़ता है, या और कोई उसके साथ इश्यूज है, अनहेल्दी है। तो अब आप खुद सोचो कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है पहले वाले की। तो वही चीज़ कि अगर हम नॉलेज और हेल्थ बढ़िया देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू चॉइस। हर व्यक्ति के पास अपनी आज़ादी हो, कैपेबिलिटीज़ हो, क्षमताएं हो, फ्रीडम दी गई है ना। आर्टिकल 19 जानते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम, 6 तरह की आज़ादी है। तो ये सब चीज़ें। अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, तो सबसे पहला है इनकम अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द इनकम। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा कमाई है उसका ज़्यादा विकास, ये तो सिंपल सी थ्योरी है। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे गाड़ियों में घूमेंगे, रहेंगे बढ़िया जगह, और सब लाइफ बढ़िया होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़िया होगा, सीधी सी बात है। वेलफेयर अप्रोच टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ह्यूमन, गवर्नमेंट डज हायर एक्सपेंडिचर। सरकार खर्च करती है, एजुकेशनल सेस भी लेती है जनता से, 2% है, और उस 2% का मतलब जितना भी हिस्सा है उसका चौथाई हिस्सा किस पे खर्च हो जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। तो बहुत फंड्स खर्च होते हैं, पर फिर भी और ज़रूरत है, क्योंकि भारत आप जानते हैं फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि सरकार और फंड्स खर्च करे। सोशल सिक्योरिटीज़ एंड कंफर्ट्स पर सरकार जनता को फ़ायदा पहुँचाती है, जैसे सुविधाएं देती है, हेल्थ की सुविधा, वाटर की सुविधा, सैनिटाइजेशन की सुविधा, वो सब चीज़ें। The government is responsible for increasing the human development by maximizing expenditure on welfare। जितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा, जाहिर सी बात है। तो बेसिक नीड अप्रोच, दिस अप्रोच सजेस्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बेसिक नीड अप्रोच में आप याद रखिएगा मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया गया था 2004 में, इम्पोर्टेंट है, और उसे 2005 में MG नरेगा में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 6 बेसिक नीड हर व्यक्ति की हैं। हेल्थ जाहिर सी बात है, और गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है, आयुष्मान भारत आप जानती हैं स्कीम। एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पैसा खर्च हो रहा है। फूड, ठीक है, इसके लिए योजना भी चलाई थी, एक नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। हाउसिंग भी देती है सरकार, जैसे वो एक योजना है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, 2.5 लाख दिए जाते हैं उस योजना के तहत लाभार्थी को। और एक या फिर बहुत सारी जो योजनाएं जिसके तहत सरकार घर भी देती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सरकार तो कोशिश करती है देखो, पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, किस किस को दें, क्योंकि संसाधन भी तो लिमिटेड है ना। इंडिया इतना अमीर देश थोड़ी है और देशों के कंपैरिजन में। जैसे जापान देख लो, वो कितना छोटा है ज्योग्राफी में भी या वैसे भी, पर GDP के मामले में हमसे डबल है। कैपेबिलिटी अप्रोच टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट।
हर व्यक्ति को अच्छी हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले और उसका संसाधनों पे हक हो, ताकि क्या करी जा सके, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाया जा सके। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वेरी इंपॉर्टेंट रैंक्स द कंट्री। अब आप मुझे ये बताइएगा इस बार हमारी HDI में रैंक क्या आई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये UNDP निकालता है, ये भी मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप याद रखिएगा। रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि वो कितनी मतलब सक्षम रही है जनता तक ये सुविधाएं पहुंचाने में, तो रैंक निकलती है। UNDP नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप PCS या UPSC की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, यू विल फेमिलियर विद दिस UNDP। और इस HDI रैंक के बारे में और पढ़ लीजिएगा। दीज रैंकिंग आर मेजर्ड बिटवीन 0 and 1। हेल्थ इंडिकेट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हेल्थ का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है वो कितने साल जिएगा। अब अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, 1947 के वक्त ये डाटा 44 ईयर्स था। आप इंडियन इकोनॉमी की बुक की जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने बताया इन चीज़ों को। तो 44 साल बस, और आज कितना है, 68 से अबव है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितने ज़्यादा लोग जिएंगे, मीन्स पीपल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। पर वही बात है कि सस्टेन करना सर्वाइवल के लिए वो भी ज़रूरी है, क्योंकि और लोग तो पैदा होते जा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है हमें डेवलपमेंट को एक, या पॉपुलेशन को एक मतलब सही वे में ले जाना पड़ेगा। द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट, नाम दर्ज करना, रेशो रिप्रेजेंट एक्सेस इन नॉलेज, की कितने बच्चे पढ़ने गए, हायर स्टडीज के लिए भी या प्राइमरी के लिए भी। इट रिप्रेजेंट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट, इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है। हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक देश के अंदर नॉलेज को गेन करना एक आम बच्चे के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा ये मतलब उस देश में, उतना आसान है नॉलेज गेन करना। एक्सेस टू रिसोर्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर, संसाधनों को खरीदने की क्षमता को से ही हम मानते हैं कि कितने व्यक्तियों का एक्सेस है रिसोर्सेज पे। क्योंकि इन्फ्लेशन आप जानते ही हैं कंसेप्ट। A score of 0.983 would be considered very high, while 0.268 would mean a very low of human development index पे ये डाटा आप देख लेना बुक में। It is not considered the most reliable measure because it does not tell about distribution among resources। अब ये सही नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि इससे पता तो नहीं चलता ना कितने का कितनों पे हक है रिसोर्सेज का। एक व्यक्ति है वो, उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसके पास संसाधन ज़्यादा है। दूसरा व्यक्ति है वो खाने पर जितना कमा रहा है दिन में, तो उसके पास संसाधन कम है, तो वो नहीं हमें इससे पता चल पाएगा। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। सो HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मोर एक्यूरेट देन HDI। तो ये ज़्यादा वो है क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है पॉवर्टी का लेवल क्या है, तो उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई डेवलपमेंट का लेवल क्या है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश रिपोर्ट एवरी ईयर रैंक वाइज फॉर ऑल HPI एंड HDI मेजर्ड बाय UNDP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर MCQ also it is very important. Please remember this. HPI and HDI is measured by UNDP. इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम करें, साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम पे हम देशों को मापते हैं कि एक देश की पर कैपिटा इनकम जितनी हाई है वो उतना डेवलप्ड है, वहाँ के लोग जितनी कम है उतनी कम है। टेरिटरी पे भी माप लेते हैं कि जिस देश का जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ के लोग ज़्यादा संसाधन यूज करते हैं और डेवलप्ड है। आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो पर कैपिटा इनकम तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक देश के लोग इतने डेवलप्ड हो सकते हैं। पर एक बात बताओ, पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन।
अब वो नेशनल इनकम कैसे निकलती है, सम ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो वो तो एक आदमी अगर बहुत जैसे इसे आसान से वे में समझते हैं, मान लो 2 आदमी है, एक आदमी है जो 2 रुपये कमा रहा है और दूसरा आदमी 8 रुपये कमा रहा है। तो अब कितना हो गया टोटल, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी पर कैपिटा इनकम कितनी निकली, 5। पर वो तो पहले वाला तो 2 ही कमा रहा था, तो इसीलिए उसने कहा कि पर कैपिटा इनकम के साइज से आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, उसके हिस्से में 5 आने चाहिए, पर आ रहे हैं 2। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया के अंदर नेशनल इनकम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मापती थी और पुअर्टी का डाटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों को जोड़ के एक संस्था बना दिया गया है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही नेशनल इनकम मापती है, यही पुअर्टी के डाटा को या और डाटा को भारत सरकार के इकट्ठा करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर, छोटे देश बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे नाम लूँ अगर मैं, भूटान, बांग्लादेश बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़िया है। इवन भूटान तो ये निकालता है अपना हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। जैसे हम लोग GDP मापते हैं, वो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है कि उसके देश के लोग कितने खुश हैं। सिमिलरली पुअर कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड, और इसी तरह पुअर कंट्रीज को रैंक दे दी जाती है हायर देन रिचर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वो अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ देश हैं जो बढ़िया कर रहे हैं, श्रीलंका, ट्रिनिडेड टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया। अब बताओ, श्रीलंका छोटा सा आइलैंड ही तो है, उसकी रैंक हमसे बढ़िया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आप दोनों की बताना, इंडिया के भी और श्रीलंका की भी, कमेंट बॉक्स में। विद इन इंडिया केरला परफॉर्म मच बेटर देन पंजाब और गुजरात। अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं केरला का लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा है इन द HD ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। लोअर पर कैपिटा इनकम तो पंजाब और गुजरात की ज़्यादा है, क्योंकि फर्टाइल ज़मीन है पंजाब में और गुजरात में कपड़े का काम ज़्यादा है, पर डेवलपमेंट केरला के लोगों का ज़्यादा हो रहा है। तो पैसा ही डेवलपमेंट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे अलग हेल्थ भी है। एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा है बट हेल्थ नहीं है, तो आप समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट समझ में आया होगा, उसके आयाम समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और अगर आपको जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी आपकी किसी भावना को हर्ट करने की, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो क्वेश्चंस कई बार पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो हर्ट कर देते हैं चीज़ों को या हमारी फीलिंग्स को, तो आप उन्हें एज ए स्टूडेंट के वे में ही लीजिए। स्वस्थ रहिए स्टूडेंट, ये प्रे है हमारी, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और खूब नाम कमाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।